बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज दो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे जी। एक तो ये है कि रेफ्यूजी प्रोटेक्शन जो है वो क्या होती है, और सेकंड हम बात करेंगे रेफ्यूजी सेटलमेंट जो है वो क्या है। रेफ्यूजी सेटलमेंट में और रेफ्यूजी प्रोटेक्शन जो है उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, और ये क्या ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन आ जाती है जब आपके किसी राइट को जो है आप को इन्फ्रिंज किया जाता है, या आपके उस राइट को जो है वो आपको मिलता नहीं है। लेकिन उससे पहले जो है जो लेटेस्ट एक अपडेट है इमिग्रेशन असाइलम के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। जैसे आपको मालूम है, इस वक्त यूके में जो राइट्स हो रहे हैं, जो एंटी माइग्रेशन के हवाले से, और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत से लोग जो हैं इस वक्त एक्टिव हैं कि जी 12 लोग कित्थों आ गए ने और इनको जो है यूके से निकाला जाए, या ये यूके में इनके रहने का हक नहीं है। इस हवाले से जो था कंपेन जो थी, या इस तरह के फजूल चीज़ें जो थी हो रही थी। लेकिन वी रियली अप्रिशिएट टू द गवर्नमेंट, और उन्होंने जिस तरीके से इस तमाम मैटर को टैकल किया है, और यूके ने ये प्रूव किया है कि जी के ये कंट्री जो है ये ना सिर्फ वाइट लोगों के लिए है, ना ही ब्लैक लोगों के लिए है, ना ही एशियंस के लिए है। ये कंट्री जो है ये तमाम लोगों के लिए है, तमाम नेशनैलिटीज़ के लिए है, तमाम रेस रिलीजन, चाहे आपका किसी भी फ़िरका से ताल्लुक़ है, किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ है, ये कंट्री आपका है, ये कंट्री हम सबका है। सो यूके ने बहुत से लोगों को जो है उनकी कोर्ट्स ने जो है ये पनिश किया, सज़ाएँ भी मिली हैं, और जिस तरीके से एक्टिवली जो है इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया गया है। सो हैट सल्यूट, जिसको कहेंगे ना कि सल्यूट पेश करना चाहिए मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और इनकी कैबिनेट को, होम ऑफिस को, और तमाम सिक्योरिटी अदारों को जो है जिन्होंने इस तमाम मैटर्स को जो है जिस तरीके से हैंडल किया है। सो लेकिन उसके बावजूद जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहती हैं कि जी कि आपको इनसाइड कंट्री, जो यूके के अंदर जो आप लोगों को मारपीट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप बॉर्डर्स को की सख्ती करें, या बॉर्डर्स के ऊपर जो अगर आप कंट्रोल करें, तो शायद जो है वो ज़्यादा बेटर है। यही जो इस वक्त ब्रिस्टल में जो हुआ, ब्रैडफर्ड में हुआ, लंदन में हुआ, डॉवर में हुआ, बाकी तमाम लीड्स में हुआ, मैनचेस्टर में हुआ, बहुत सी जगहों पे इस तरह के जो थे राइट्स जो हुए। इनको ये चाहिए कि बॉर्डरों के ऊपर जाएं, और बॉर्डर्स के ऊपर ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको कम से कम वहाँ पे जाके आप को वहाँ पे जाके अपनी कंपेन करें, उतो जाके लोगों को पकड़ो, रादर दैन कि आप इनसाइड कंट्री जो मासूम इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर जो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो लेटेस्ट अपडेट ये है कि डॉवर जो है एक बड़ा इनका अहम एक बॉर्डर है, जहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो इस कंट्री में आते हैं। और जो लेटेस्ट फिगर जो आया है, स्मॉल बोट्स में जो है 500 लोग जो हैं जी, वो इसी पिछले 2-3 दिन के अंदर ही जो है डॉवर से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, और वो यूके में तशरीफ ले आए। और इसमें अगर हम टोटल फिगर की अगर हम बात करते हैं, चलिए इसको मैं इसका ब्रेक डाउन बल्कि दे देता हूं आपको। इसका ब्रेक डाउन ये है जी कि 492 पीपल जो है 9 बोट्स आई हैं डॉवर में, और बाकी लिवरपूल और बाकी मुख्तलिफ जगह पे जो आई हैं 592 पीपल जो है 9 बोट्स में वो एंटर हुए हैं जी। और पिछले ये वेडनेसडे जो गया है उसमें 107 लोग जो हैं वो वेडनेसडे को एंटर हुए हैं जी। 125 जो लोग हैं वो मंडे वाले दिन जो हैं वो एंटर हुए हैं जी। 703 पीपल जो हैं ये संडे को, ये जो कल संडे गई है, 703 लोग जो हैं ये बॉर्डर क्रॉस किया, और वहाँ पे स्मॉल बोट्स के जरिए जो है वो एंटर हुए हैं। अगर हम टोटल फिगर की बात करें, पिछले 7 डेज की अगर हम बात करें, तो 1427 पीपल जो हैं ये बॉर्डर के जरिए जो हैं ये क्रॉस करके आए हैं। और अगर हम दिस ईयर की बात करते हैं, दिस ईयर मीन 2024 की बात करें, जनवरी 1 जनवरी 2024 से लेके आज जो है 19 अगस्त, 19,066 पीपल जो हैं, 19,066 लोग जो हैं ये इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है। सो ये जितनी इस वक्त एंटी माइग्रेशन के लोग हैं, सो उनको चाहिए, या एजेंसियों को ये चाहिए
कि वहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल करें रादर दैन कि इनसाइड द कंट्री जो इनोसेंट लोग हैं, जो बेचारे अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रहते हैं, जो इस वक्त किसी न किसी बेस के ऊपर उन्होंने असाइलम पे हैं या ह्यूमन राइट्स पे हैं, तो उनको छेड़ने के बजाय, उनको तंग करने के बजाय बॉर्डर को जो है, बॉर्डर अपना कंट्रोल कीजिए, इनको मत छेड़िए। चलिए अब हम आते हैं जी आज के असल पॉइंट की तरफ, जो जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। रिफ्यूजी प्रोटेक्शन जो है वो क्या होता है, रिफ्यूजी होते क्या हैं और रिफ्यूजी प्रोटेक्शन जो है वो क्या होती है। अगर हम रिफ्यूजी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसमें मेन ये आता है कि इफ़ यू हैव अ रिस्क ऑफ ए परसिक्यूशन, जो है अगर आपको डर है कि आप अपने होम कंट्री में हैं, आप जहाँ पे से भी हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या जो भी आपका कंट्री है, अगर आप वहाँ पे हैं और आपको डर ये है कि आपको किसी न किसी वजह से जो है आपके ऊपर टॉर्चर किया जा सकता है, वो उसकी वजह कोई भी हो सकती है, आपकी नेशनैलिटी हो सकती है, आपका रंग हो सकता है, आपकी नस्ल हो सकती है, आपका किसी रिलीजियस ग्रुप से ताल्लुक हो सकता है, आप शिया हो सकते हैं, आप सुन्नी हो सकते हैं, आप अहमदी हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, जो भी आपका ताल्लुक है किसी जो रिलीजियस पार्टी से है, या आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, या आपका किसी ग्रुप से ताल्लुक है। ऐसे ग्रुप कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं, जो हम ग्रुप उनकी बात कर रहे हैं जो जैसे एलजीबीटी के हवाले से आते हैं, जो गे ग्रुप से ताल्लुक आपका आ जाता है, आप होमोसेक्सुअल हैं, आप लेस्बियन हैं, ये इस तरह के किसी भी आप का ग्रुप से ताल्लुक है, लेकिन आपका रिलीजियस जो है, आपका मजहब जो है वो आपको अलाउ नहीं करता कि जी आप मुंडा हो के मुंडा मुंडे ना लांदा जा रही हैं। सो ये वहाँ पे चूंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से या इस्लामिक कंट्रीज़ के में इस तरह की चीज़ों को बैन समझा जाता है, इस तरह की चीज़ों को ममनू समझा जाता है। और जो लेकिन यहाँ पे चूंकि यूके है, यूरोप है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, आपको आज़ादी है, जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करे करो, यहाँ पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मुंडा मुंडे नाल भी यारियां लांदा है, कुड़ी कुड़ी नाल भी यारियां लांदी है। सो इस वजह से यहाँ पे चूंकि पाबंदी नहीं है, और अगर इस तरह की वायलेशन जो है आप उसके विक्टिम हैं, कि आप का किसी से ताल्लुक है और वो उसको आपको मना किया जा रहा है कि जी आप इस तरह का ताल्लुक नहीं रख सकते हैं, सो देन दैट्स मीन कि इस अगेंस्ट टू योर ह्यूमन राइट्स, जो है आपकी ह्यूमन राइट की एक वायलेशन है। सो यू हैव अ लीगल राइट जो आपको बरतानिया जो है वो देता है, आपको यूरोप जो है वो देता है। 1951 का जो जिनेवा कन्वेंशन है वो आपको आपका हक देता है कि जी कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें हों तो आप जो है आप रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लॉ की बात करते हैं सो इसमें बड़ा कैटेगोरिकली इसमें मेंशन किया गया है कि सच एज रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन और मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, जो है ये जिसका मैंने अभी मेंशन किया है। अगर आप इस तरह की चीज़ों के विक्टिम हैं तो आप जो है अपना रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जी, कि जी कि हम ये हमारे राइट्स हैं जिसकी वायलेशन की गई है। सो इसमें लोकेशन जो है ये बड़ी मस्ट होती है। क्या आप अपने होम कंट्री में बैठे हुए रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये बड़ा टेक्निकल सा इसका आंसर आ जाता है। सो एक्चुअली तो आप सेफ कंट्री में एंटर होने के बाद जो है इस तरह का आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या बॉर्डर के अंदर रहते हुए जो एम्बेसी होती है या जो कॉन्सुलेट होता है दूसरे कंट्री का, क्या वो आपके कंट्री की ऑनरशिप में आता है या वो दूसरे कंट्री में आता है? सो लीगली स्पीकिंग अगर हम कहेंगे, इसको मैं इस सादा जबान में मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इस वक्त रहता हूँ जी इंडिया में, और मैं जो ब्रिटिश हाई कमीशन की जो चार दीवारी है, या ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है, या जर्मन का है, या किसी भी कंट्री का जो जो उनकी एम्बेसी है या जो कॉन्सुलेट है, वो चाहे आप मैं इंडिया में है वो, लेकिन अगर उसका जो गेट लगा हुआ है, जब मैं उसको गेट को क्रॉस करके उनकी चार दीवारी के अंदर दाखिल हो जाता हूं, सो टेक्निकली तौर पे मैं चाहे इंडिया में हूं लेकिन मैं उनकी प्रोटेक्शन में हूं। तो मैं अगर वहां पे प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करता हूं, सो दैट्स मीन कि मैं उस कंट्री की मैं इंडिया में होते हुए भी मैं उनके अंडर कस्टडी हूं, मैंने सरेंडर किया तो मैं वहां पे हूं। सो टेक्निकली तौर पे ये इसमें ये आ जाता है। लोकेशन, यू मस्ट बी आउटसाइड योर कंट्री ऑफ ओरिजिन इफ यू आर स्टेटलेस आउटसाइड ऑफ द कंट्री वेयर यू नॉर्मली रिजाइड, जो है जहाँ पे एक्चुअल तो ये आता है कि मैं अगर यूके का बॉर्डर क्रॉस कर गया, मैं यूके के अंदर इनकी चार दीवारी के अंदर जो है दाखिल हो के मैंने क्लेम किया, सो दैट्स मीन
कि ये कम अंडर जो है वो मैं इनसे प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है होती नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो उनका कंट्री के जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, जो उनका एम्बेसी होती है लीगली तौर पे, वो भी उसी कंट्री की ऑनरशिप में आता है जिस कंट्री का वो वहाँ पे झंडा लगा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम अब आते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ, क्योंकि अगर मैं रिफ्यूजी प्रोटेक्शन की बात करूँगा तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपका रिफ्यूजी जब आपने प्रोटेक्शन इनसे मांगा, जब आपने इनको क्लेम किया कि जी ये मेरे इश्यूज हैं, मुझे जो है आप यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाए, और अगर आपका वो क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, नंबर वन, यू आर नॉट अलाउड टू गो बैक टू दैट कंट्री जिस कंट्री के खिलाफ आपने केस किया है। मैंने केस किया है इंडिया के खिलाफ कि जी कि मैं इंडियन हूं या मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं नेपाली हूं, मैं वहां पे बैक होम नहीं जा सकता, मुझे ये इश्यूज हैं, मुझे ये पॉलिटिकल इशू है, मुझे ये रिलीजियस इश्यूज है। तो अगर मेरा क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, नंबर वन, मैं फिर उस कंट्री में मैं अलाउड नहीं हूं कि मैं उस कंट्री में वापस जा सकूं। और सेकंड ये है कि फिर उसमें जब मुझे वो रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड रिफ्यूजी सेटलमेंट इसको कहेंगे। तो उसमें ये जो सेटलमेंट होती है ये 5 ईयर्स की नॉर्मली वो इशू करते हैं, लेकिन इस ऑल डिपेंड्स कि वो उसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं उसमें, अगर वो उसमें डिस्क्रिप्शन लीव या बाकी आ जाती है। लेकिन नॉर्मली रिफ्यूजी सेटलमेंट जो होती है ये 5 ईयर्स की होती है, और आफ्टर 5 ईयर्स जो है अगर मेरे कंट्री की सिचुएशन वही है, अगर मेरी कंडीशन वही है, अगर मुझे स्टिल एक फियर है कि मैं वापस गया तो मैं मार दिया जाऊंगा, तो फिर मैं ILR के लिए, जिसको सेटलमेंट कहेंगे, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है, उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा। और उसके बाद जो है आफ्टर 1 ईयर का गैप देने के बाद जो है मैं अपनी सिटीजनशिप जो है वो अप्लाई करूंगा, एंड दैट्स कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। जो है सिटीजनशिप लेने के बाद जो है फिर मैं 1 साल के बाद, आप 1 ईयर पहले आपकी सेटलमेंट आ गई जिसको ILR कहेंगे सर, देन नीड टू वेट फॉर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर जो है फिर मैं अपना नेचुरलाइजेशन लेने के बाद अपना ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो मैं ले लूँगा। और अगर मैंने रिफ्यूजी स्टेटस को जब क्लेम किया, और अगर उस वक्त मेरी बैक होम फैमिली में मेरे डिपेंडेंट्स थे, मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, तो जब मुझे रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, सेटलमेंट मिल जाती है, सो मैं देन आई हैव अ लीगल राइट कि मैं उनको एज अ फैमिली रीयूनियन करते हुए मैं अपनी वाइफ और 18 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर वो बच्चे जो अंडर 18 है, उनको एज अ फैमिली रीयूनियन जो है वो मैं अपने साथ जो है उनको इंक्लूड कर सकता हूं। उनके लिए मुझे सेपरेट एप्लीकेशन जो है वो फाइल करना पड़ेगी। आज की इस वीडियो से इजाज़त दें, और जहन में रखिएगा, आप आई हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी लीगल एडवाइस। मैंने यहाँ पे आपको कोई लीगल एडवाइस नहीं दी, और मैंने जस्ट जो है जो एक नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो लॉ था, जो अवेयरनेस के हद तक वो मैंने शेयर किया। इफ़ यू हैव एनी लीगल इश्यूज तो आप जो है मुझसे मिलना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, या आप किसी भी वकील के पास जाके प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर कोई भी काम करना चाहें तो वो किया करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।